सूरज से एक जबरदस्त तूफान धरती पर टकरा रहा है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय सुनामी आ गई हो। पहले तो वायुमंडल में आग लग जाती है, जिससे आसमान में बड़े बड़े रंगीन रोशनी के नज़ारे बनते हैं। तेज ऊर्जा वाली किरणें जमीन पर वार करती हैं, बिजली के ग्रिड जल जाते हैं, पूरे महाद्वीपों में बिजली चली जाती है और सैटेलाइट्स भी बंद हो जाते हैं। हवाई जहाज़ों की नेविगेशन बंद हो जाती है, रेडियो चुप हो जाते हैं, जीपीएस सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, रेडिएशन का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ जाता है, संचार व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है, इमरजेंसी सेवाएं अंधेरे में ताबड़तोड़ काम करने लगती हैं और लोग संभलने की कोशिश में अफरा तफरी मच जाती है। सूरज की कण धीरे धीरे उस हवा को भी छीन लेते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। हमारी वायुमंडल धीरे धीरे हट रही है। जल्द ही पृथ्वी एक सख्त और खतरनाक जगह बन जाएगी। अगर हमारे पास मैग्नेटोस्फीयर नाम की सुरक्षा की ढाल नहीं होती, तो सूरज की गतिविधियां हमारी धरती और यहाँ रहने वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती। लेकिन इस सुरक्षा के बावजूद भी हमें गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक रहस्यमयी 100 साल का सौर चक्र शायद अभी अभी फिर से शुरू हो गया है, और इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले कई दशकों तक खतरनाक अंतरिक्षीय मौसम रहेगा। नई रिसर्च से पता चलता है कि अभी चल रहे सौर अधिकतम की अप्रत्याशित तीव्रता का संबंध शायद एक कम ज्ञात चक्र से है। 100 साल का सौर चक्र। अगर सच में सूरज अपनी विलन आर्क में जा रहा है, तो आने वाले दशकों में सौर गतिविधि और भी बढ़ सकती है। मतलब ज्यादा सोलर फ्लेयर्स, ज्यादा चांसेस कि वो सैटेलाइट्स को परेशान करें, और इंस्टाग्राम पर वो पागलपन वाली नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी। हाँ, सब लोग इसे मान तो रहे हैं, ये जरूरी नहीं। कुछ स्पेस के शौकीन लोग हैं जो इस सौर हाइप ट्रेन में चढ़ने से पहले और सबूत चाहते हैं। तो चलो पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सूरज हर 11 साल में एक तरह का मूड स्विंग करता है। ये है जिसे सौर चक्र कहते हैं। ये सौर न्यूनतम से शुरू होता है, जो काफी आराम वाला होता है। फिर धीरे धीरे मस्ती चालू हो जाती है। बात हो रही है सूरज के धब्बों, सौर ज्वालाओं और दूसरी आग जैसी घटनाओं की। जब हम सौर अधिकतम पर पहुंचते हैं, तो स्थिति फिर से शांत होने लगती है। सूरज पर धब्बे बनते हैं, जो उसकी सतह पर काले निशान जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे चेहरे पर फ्रीकल्स होते हैं जब उसका चुंबकीय क्षेत्र उलझन में पड़ जाता है। सच में सूरज का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से पलट जाता है जब सौर ड्रामा अपने चरम पर होता है। वैज्ञानिक इन धब्बों की संख्या को ट्रैक करते हैं ताकि माप सके सूरज कितना तेज गर्म हो रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। और भी चक्र होते हैं, जैसे कि ओले गिरने का चक्र, जो करीब हर 22 साल में आता है। ये चक्र सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। साथ ही इतिहास में ऐसे पल भी आए जब सूरज बिल्कुल डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला गया था। मॉन्डर मिनिमम के दौरान हमारा तारा लगभग 70 साल तक सोए हुए था। यानी कि सूरज शायद एक नए और अलग फेज में जा रहा है, और चीजें काफी ड्रामेटिक हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इसका मतलब होगा ज्यादा ऑरोरास देखने को मिलेंगे। समय के साथ साथ ये सैटेलाइट्स, जीपीएस और हमारी दूसरी जरूरी चीजों में भी दिक्कत कर सकता है। बस दुआ करते हैं कि ये यूट्यूब को खराब न करे। इस एक्स्ट्रा फेज को सेंटेनियल ग्लाइसबर्ग साइकिल कहा जाता है। ये बेसिकली सूरज का हर 100 साल में एक बार कुछ अजीब करने का मोमेंट होता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये सूरज के सनस्पॉट साइकिल्स की तीव्रता को प्रभावित करता है। अभी तक किसी ने पूरी तरह से समझा नहीं है कि ये साइकिल कैसे काम करती है, लेकिन सूरज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स का थोड़ा बहुत हिलडुल हो रहा होता है। शायद वही वजह हो। हाँ, मैंने हिलडुल कहा, जैसे कोई बड़ा कॉस्मिक तरल हिल रहा हो। स्मूदी। मार्च 2025 की एक हाल की स्टडी कहती है कि सीजीसी ने शायद अभी अभी रिस्टार्ट किया है। इसी वजह से ये जो मौजूदा सोलर मैक्सिमम है, यानी सूरज का वो ड्रामा वाला फेज जो शुरू हुआ था 2024 की शुरुआत में, इतना अजीब और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। रिसर्चर्स ने ये कैसे पता लगाया? उन्होंने प्रोटॉन फ्लक्स को देखा। असल में ये बताता है कि पृथ्वी के रेडिएशन बेल्ट में कितने पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर 2 डोनट्स जैसे बेल्ट्स होती हैं, जो पार्टिकल्स से भरी होती हैं। सूरज की एक्टिविटी के टाइम हमारी ऊपरी वायुमंडल फूल जाती है, जिससे अंदर की रेडिएशन बेल्ट से कुछ प्रोटॉन निकल जाते हैं, और जब सूरज आराम करता है तो प्रोटॉन की संख्या फिर से बढ़ जाती है। ये प्रोटॉन लगभग 20 साल से बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले साल से गिरावट आने लगी है, जो साफ बताता है कि सोलर साइकिल का मिनिमम अब आ गया है। अब सूरज फिर से एक्टिव होने वाला है। ये डेटा NOAA के सैटेलाइट से आया है, जो साउथ अटलांटिक अनोमली से गुजरे थे, जो स्पेस का बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसा है। ये दक्षिणी इलाके में एक अजीबोगरीब जोन है।
अमेरिका वो जगह है जहां धरती का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है और अंतरिक्ष विकिरण धरती के करीब आ जाता है। ये इलाका प्रोटॉन गतिविधि को बिना कोई सैटेलाइट असली खतरे वाली जगह में भेजे देखने के लिए एकदम सही है। तो अभी हम शायद सूरज के मौजूदा उथल-पुथल वाले दौर के अंत के करीब हैं, यानी सोलर साइकिल 25 के चरम पर। मई 2024 में सूरज ने हमें पिछले लगभग 500 सालों की सबसे जबरदस्त भूचुंबकीय आंधी में से एक दी थी। और हाँ, इसका मतलब था कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि ऐसी जगहों पर भी आसमान में सुपर ब्राइट ऑरोरा चमक रहे थे। अक्सर तो बस बादल और कुछ माहौल ही मिलता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ऐसा होना ही नहीं था। पिछले साइकिल में सूरज अजीब तरह से शांत दिखा था, तो नासा और नोआ ने इसे देखा और सोचा कि अगला सोलर साइकिल भी शायद ऐसा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वे गलत थे और उन्होंने ये भी माना। अब वैज्ञानिक सोचते हैं कि SC24 की ये चुप्पी इसलिए थी क्योंकि सेंटेनियल ग्लाइसबर्ग साइकिल अपने सबसे नीचे के मुकाम पर थी। शायद इसी वजह से ये पिछले 100 सालों में सबसे शांत सूरज का साइकिल था। अब जब SC25 आ रहा है फिर से, सच में इसका मतलब हो सकता है कि सूरज वापस अपनी पुरानी आदतों में आ गया है, थोड़ा उथल-पुथल और जंगली हो रहा है। हाल की रिसर्च कहती है कि CGC का न्यूनतम दौर आखिरकार खत्म हो गया है। यही वजह हो सकती है कि अभी सूरज की सक्रियता बढ़ रही है और पिछला दौर इतना शांत क्यों लगा। एक और मजेदार बात यह है कि 2024 की एक स्टडी में AI का इस्तेमाल करके सूरज के धब्बों के पैटर्न को एनालाइज किया गया और पता चला कि CGC हमारे पूर्वानुमानों को जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और अगर हमारे इस तारे की ये लंबी चौड़ी मूड स्विंग सच में वापस आ गई है, तो आने वाले सोलर साइकिल्स भी उतने ही जोरदार हो सकते हैं जितना कि अभी चल रहा है, या शायद उससे भी ज्यादा। आखिरकार हम अभी CGC के लो एनर्जी मोड से बाहर निकले हैं और अगला मैक्सिमम सोलर साइकिल 28 के आसपास, यानी 40-50 साल बाद आएगा। ये तो अभी काफी दूर की बात है, लेकिन सूरज पहले ही गुस्सा दिखा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि आने वाली सोलर एक्टिविटी अभी से 2 गुनी ज्यादा जोरदार हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इससे क्या लेना देना? तो बात यह है कि जब सूरज गुस्सा करता है तो हमारा सिस्टम भी प्रभावित होता है। खासकर अंतरिक्ष में ऐसी चीजें होती हैं। सैटेलाइट्स अपनी कक्षा से बाहर खिंच जाते हैं, क्योंकि जब सूरज की गतिविधि बढ़ती है तो पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल माइक्रोवेव में मैशमेलो की तरह फूल जाता है, और ये हाल ही में कुछ स्पेसक्राफ्ट्स के साथ हो चुका है। स्टारलिंक जैसी कई प्राइवेट सैटेलाइट मेगा कंस्टेलेशंस के साथ खतरा और भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी हैं, हालांकि कम, जो बड़े सोलर इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते। अपने सैटेलाइट्स के लिए SPF 1000 लगाने का टाइम आ गया है। एस्ट्रोनॉट्स भी जोखिम में हैं। ज्यादा सोलर सूरज की चमक बढ़ने का मतलब है कि कक्षा में ज्यादा रेडिएशन और ज्यादा खतरा इंसानों के लिए। साथ ही ज्यादा स्पेस टूरिस्ट और मिशन का मतलब है कि ज्यादा लोग संभावित रूप से सूरज के कॉस्मिक स्प्लैश जोन में होंगे। लेकिन सब लोग ये नहीं मान रहे कि CGC वापस आ गया है और पार्टी करने को तैयार है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक बढ़िया थ्योरी है, लेकिन हमें ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। असल बात यह है कि प्रोटॉन फ्लक्स, वो स्पेस कण जिन्हें हम देख रहे हैं, साल भर पहले ही गिरना शुरू हुए हैं। ये बहुत लंबा वक्त नहीं है, शायद ये बस एक छोटा सा झटका है, जैसे सूरज ने छींक मारी हो और अब सब घबरा गए हों। वैसे भी हम तो सिर्फ 30-40 साल से ही इस चीज को ठीक से ट्रैक कर पा रहे हैं, जो सूरज के टाइम के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास CGC चक्रों का कोई ठोस पहले और बाद का डेटा नहीं है जिससे कह सके हाँ भाई ये तो पक्का पैटर्न है। ऊपर से CGC खुद भी काफी रहस्यमय है, मतलब कोई भी पूरी तरह से इस बात पर सहमत नहीं है कि ये है क्या, कैसे काम करता है, या ये सूरज के धब्बों के चक्रों को कितना प्रभावित करता है। इसे सूरज का बिग फुट समझो। साइंस की बात करें तो ये थोड़ा उलझा हुआ, अजीब और ग्रुप चैट में ड्रामा वाला लग रहा है। लेकिन जो शक करने वाले हैं वो भी मानते हैं कि ये एक नई स्टडी दिलचस्प और नेक इरादों वाली है, और इससे भविष्य के सौर चक्र को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। बस हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, ज्यादा डेटा चाहिए और CGC की बेहतर परिभाषा चाहिए, तभी हम इसे सूरज के लिए फाइनल वेदर ऐप मान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।